देखिए, आज हम चालू करेंगे लेक्चर 17 है ये हमारा, जिसमें हम चालू करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। जो हमने कल आपको जेट के बारे में बताया था कि जेट किस तरह से बन रहे हैं, तो वही आज हम जेट के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे कि जेट क्या है, जेट धारा क्या है, किस तरह से कार्य करती है, उसके बारे में लिखेंगे। विभिन्न तरह की जेट धाराओं के बारे में लिखेंगे और पढ़ेंगे उसके बारे में कि जेट धारा का फंक्शन किस तरह से कार्य करता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, उत्पत्ति कैसे होती है, ये किस तरह से बनता है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो जेट स्ट्रीम के बारे में पहले हम लिखते हैं, क्योंकि लिखने से क्या होता है, वो क्या कहते हैं, शब्द से परिचित हो जाते हैं। जो हम समझाते हैं फिर वो समझ में आने लगता है। तो आप पहले लिखिए। लिखने से यही होता है कि पहले लिखने के बाद जब आप समझेंगे तो फिर दोबारा आप पढ़ेंगे जो लिखवाया गया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जेट स्ट्रीम के बारे में तो आप पहले इसको लिखेंगे, जेट स्ट्रीम क्या है, जेट धारा के बारे में। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जेट धारा की विशेषता पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के जेट धारा बनते हैं। जो उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा बनते हैं, उपध्रुवीय या पोलर फ्रंट बनते हैं, पोलर जो वाताग्रीय जेट बनते हैं, जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट बनते हैं, पोलर नाइट जेट बनते हैं। तो विभिन्न तरह के जो जेट बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए चालू पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जेट स्ट्रीम पहले आप लिख लीजिए, जेट स्ट्रीम, या लिख लीजिए जेट धारा। जेट स्ट्रीम में लिखिए जेट स्ट्रीम की खोज। जेट स्ट्रीम की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में रॉसबी के द्वारा, रॉसबी ROSSBY रॉसबी, रॉसबी के द्वारा हुई थी। जेट स्ट्रीम की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में रॉसबी के द्वारा हुई तथा जेट धारा का मौसम पर प्रभाव, तथा जेट धारा का लिखे जेट स्ट्रीम की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में रॉसबी के द्वारा हुई तथा जेट धारा का मौसम पर प्रभाव या शोध, तथा जेट धारा का मौसम पर प्रभाव या शोध आज भी जारी है। जेट स्ट्रीम से तात्पर्य अतिवेगमयी पौने हाई वेलोसिटी विंड, हाई वेलोसिटी विंड या अतिवेगमयी विसर्पित क्षोभ सीमा के पास, अतिवेगमयी विसर्पित, इस तरह से विसर्पित क्षोभ सीमा के पास प्राप्त पछुआ पवनों के केंद्र में संचरित भूविक्षेपी अथवा लगभग भूविक्षेपी वायु संचरण से है। जो पिछले क्लास में हमने बताया था ना, पछुआ पवनें किस तरह से बन रही हैं, किस तरह से वो भूविक्षेपी प्रभाव लग रहा है, कोरियालिस इफेक्ट किस तरह से लग रहा है, PGF किस तरह से बन रहा है, तो ये सारे बताए थे। तो वही है। फिर लिखिए आगे, जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के चारों तरफ कांस्टेंट स्पिन मोशन करता है, जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के चारों तरफ कांस्टेंट स्पिन मेंटेन करता है। फिर आगे लिखिए, पीटरसन के अनुसार जेट धारा एक थर्मल करंट है। पीटरसन के अनुसार जेट धारा एक थर्मल करंट है। थर्मल करंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, तापीय धारा। पीटरसन के अनुसार जेट धारा एक थर्मल करंट है अथवा प्रवाह है जो वायु कोशिका के तापीय विरोधाभास से उत्पन्न दाब प्रवणता बल का परिणाम होता है। दाब प्रवणता बल का परिणामी होता है एवं कोरियालिस प्रभाव से यह प्रवणता बल ग्रेडियंट विंड, प्रवणता बल ब्रैकेट में लिख दीजिए, ग्रेडियंट विंड अथवा भूविक्षेपी पवन के रूप में पछुआ के रूप में प्राप्त होता है। फिर आगे लिखिए, रॉसबी के अनुसार जेट धारा दोलायमान तरंगे हैं जो विसर्पित अतिवेगमयी
प्रवाह के रूप में जो विसर्पित अतिवेगमयी पछुआ प्रवाह के रूप में प्राप्त होते हैं तथा इनमें लंबवत तथा क्षैतिज वायु कर्तन का दर तथा इसमें लंबवत तथा क्षैतिज वायु कर्तन का दर 80 से 120 km/h प्राप्त होता है। 80 से 120 km/h प्राप्त होता है। अब आगे लिखेंगे जेट धारा की विशेषता। डालिए हेडिंग जेट धारा की विशेषताएं। जेट धारा की विशेषताएं अच्छे से समझाएंगे, क्रियाविधि भी अच्छे से समझाएंगे। तो पहले आप लिख लीजिए, सारा कुछ अच्छे से समझाएंगे। तो पहले लिखिए हाई वेलोसिटी विंड। इसकी ये विशेषता क्या है? ये हाई वेलोसिटी विंड है, अति वेगमयी पौने। हाई वेलोसिटी विंड है ये क्या है? हाई वेलोसिटी विंड। हाई वेलोसिटी विंड्स होते हैं अति वेगमयी पौने। तथा वेलोसिटी इसकी क्या होती है? तथा वेलोसिटी 120 km/h से 620 km/h तक होती है। मतलब इसकी वेलोसिटी 120 km/h से लेकर 620 km/h तक होती है। कई बार यह 600 नॉटिकल माइल में पाई जाती है। कई बार यह गति 600 नॉटिकल माइल में पाई जाती है। चूँकि जेट का गमन पथ प्रोजेक्टाइल विसर्पित होता है। चूँकि जेट का गमन पथ विसर्पित होता है, प्रोजेक्टाइल यह विसर्पित होता है, यह वक्रीय होता है। अतः इसकी गति का मापन भी नोट्स होता है। फिर आगे लिखिए, ये पौने तरंगों अथवा लहरों की भांति होती है। ये पौने तरंगों अथवा लहरों की भांति होती है तथा इसमें विसर्पित वायु प्रवाह होता है विसर्पित वायु प्रवाह होता है जिसके कारण श्रृंग एवं गर्त का निर्माण होता है। जिसके कारण श्रृंग, ये देखिए ये श्रृंग हो गया, फिर ये गर्त हो गया, ये गर्त हो गया, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त, जिसके कारण श्रृंग एवं गर्त का निर्माण होता है। विसर्पण का कारण जेट धाराओं का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सहारे संचरण करने की प्रवृत्ति है। विसर्पण का कारण जेट धाराओं का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सहारे संचरण करने की प्रवृत्ति है। आगे लिखिए, विशाल वायु राशि जब वक्रीय पथ पर संचरण करें। विशाल वायु राशि जब वक्रीय पथ पर संचरण करें तब उसमें केंद्र की तरफ मुड़ने की प्रवृत्ति होती है। जिससे केंद्राभिमुख त्वरण उत्पन्न होता है तथा जेट धारा में गर्त का निर्माण होता है। परंतु यदि जेट को पृथ्वी के अक्ष के चारों तरफ नियत घूर्णन कायम रखना है तब अभिकेंद्रीय त्वरण के समतुल्य अपकेंद्रीय कार्य उत्पन्न होने चाहिए। अपकेंद्रीय कार्य से जेट धारा में श्रृंग बनता है। ये अंदर की तरफ धंसी, इस तरह से अंदर की तरफ धंसती है तो ये गर्त बनता है। फिर ये अपकेंद्रीय बल के कारण ये इस तरह से बाहर की तरफ उठती है तो ये श्रृंग बनता है। अपकेंद्रीय, ये अभिकेंद्रीय के कारण। तो यही है, इस तरह से आगे आपको अच्छे से समझाया जाएगा पूरी इसकी फॉर्मेशन। तो अभी आप लिखिए, जेट धारा के गर्त में, आगे लिखिए, जेट धारा के गर्त में विषुवत की ओर जबकि श्रृंग ध्रुवों की ओर विकसित होते हैं। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के साथ ही जेट धारा भी क्रमशः ध्रुवों एवं विषुवत की ओर विस्थापित होते हैं। जेट धारा के गर्त में उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज संचरण। जेट धारा के गर्त में
उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज संचरण एवं श्रृंग में क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त संचरण पाए जाते हैं एवं क्लॉकवाइज संचरण पाए जाते हैं तथा गर्त के नीचे उच्च दाब अथवा प्रतिचक्रवात एवं श्रृंग के नीचे निम्न दाब अथवा चक्रवात संचरण प्राप्त होते हैं। आगे लिखिए। जेट के लंबवत एवं क्षैतिज भागों में विंड शेयरिंग इफेक्ट वायु कर्तन प्रभाव। जेट के लंबवत एवं क्षैतिज भागों में विंड शेयरिंग इफेक्ट वायु कर्तन प्रभाव बाहर की ओर अधिक परंतु केंद्र की ओर न्यूनतम पाया जाता है। जेट धारा भूविक्षेपी पवन होती है जो समदाब रेखाओं के समानांतर एवं पीजीएफ के लंबवत संचरण करता है। फिर आगे लिखिएगा। जेट धारा ग्रेडियंट विंड भी होती हैं क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के चारों तरफ यदि वायु संचरण होगी तथा आइसोहेल्स वृत्तीय भी होंगे क्योंकि पृथ्वी एक गोलार्ध है। तो अब इसके प्रकार देखते हैं जेट धारा के। ये लिख लिया जेट धारा के, तो कौन कौन से जेट धारा है उसके प्रकार भी देखते हैं हम। आइए उसके प्रकार देखते हैं। अभी आप लिखिए, जितना भी लिखवाया जा रहा है अभी आप लिख लीजिए। आइए इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी लिख लीजिए। उपोष्ण, पहले लिखिए उपोष्ण कटिबंधीय जेट, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड में लिख देंगे उपध्रुवीय या पोलर फ्रंट, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्रुवीय वाताग्रीय जेट। अब तीसरे में देखेंगे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट, ये तीसरा हो गया। अब फोर्थ में क्या कहेंगे? पोलर नाइट, ये देंगे ध्रुवीय रात्रि जेट, इसको बोलते हैं। फिफ्थ क्या है? ग्रॉस इक्वेटोरियल या फाइन लेटर जेट, इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं फाइन लेटर जेट। ये इस 5 प्रकार की जेट धाराएं हैं। तो एक एक करके लिखते हैं, फिर आगे एक एक करके सारे जेट को अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप पहले लिखिए उपोष्ण कटिबंधीय जेट, ये वाला लिख लीजिए, पहले हेडिंग डालिए उपोष्ण कटिबंधीय जेट। तो इसके बारे में लिखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय जेट में आइए। और हम जल्दी जल्दी लिखवाते हैं क्योंकि वीडियोस लंबे ना हों और आप इसको बैक करके मतलब माइनस के स्पीड में भी देख सकते हैं स्लो करके। तो फिर आप लिखिए उपोष्ण कटिबंधीय जेट में 30 डिग्री अक्षांश के पास लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 डिग्री अक्षांश के पास लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के नीचे 30 डिग्री अक्षांश के पास लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के नीचे उत्पन्न होता है जहाँ हेडली कोशिका की ठंडी वायु फेरल कोशिका की गर्म वायु से अभिसरित होती है। जहाँ हेडली कोशिका की ठंडी वायु फेरल कोशिका की गर्म वायु से अभिसरित होती है। उच्च तापीय विरोधाभास के कारण पीजीएफ भी अति उच्च होता है, जिससे हेडली सेल की ऊपरी वायु संचरण जिन्हें एंटीट्रेट कहते हैं अचानक पछुआ पवनों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। जो पहले लेक्चर में बताया था ना उपोष्ण कटिबंधीय जेट, हमने आपको बताया था, समझाया था जेट के फॉर्मेशन में, वही है।
क्योंकि कोरियालिस का मान विंड वेलोसिटी बढ़ने से उच्च हो जाता है। इसी पछुआ के केंद्र भाग में जहाँ वायु कर्तन न्यूनतम है, उसे जेट धारा की संज्ञा दी गई है। यह सर्वाधिक अस्थायी नियत जेट है, क्योंकि हेडली कोशिका भी वर्षभर नियत रहती है। अब आगे लिखिए, यह जेट ग्रीष्म काल में ध्रुवों की ओर 35 से 40 डिग्री अक्षांश के ऊपर विकसित होती है, परंतु शीतकाल में 30 डिग्री के ऊपर इस जेट का संबंध भारत में आने वाले शीतकालीन पछुआ विक्षोभ से है, जो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं तथा यह जेट धारा इन्हें भारत की ओर प्रवृत्त करती है। इस जेट का संबंध पश्चिम तट पर प्राप्त गर्म मरुस्थल की उत्पत्ति से भी संबंधित है। जहाँ इस जेट के गर्त विकसित होते हैं, क्योंकि समुद्र तल की तुलना में महाद्वीपों पर वायु कोशिका के मध्य का तापांतर कहीं अधिक होता है, जिससे जेट में त्वरण उत्पन्न होते हैं। परंतु जब ये जेट थल के पूर्वी भाग महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर थल से जल की ओर संचरित करते हैं, तब इनमें मंदन एवं अपकेंद्रीय कार्य उत्पन्न होते हैं, जिससे श्रृंग का निर्माण होगा तथा इन श्रृंगों के नीचे चक्रवात के निर्माण की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये हो गया उपोष्णकटिबंधीय जेट। अब दूसरा हम डालेंगे उपध्रुवीय या पोलर फ्रंट। इसके बारे में भी लिखेंगे, पोलर फ्रंट जेट के उपध्रुवीय में किस तरह से जेट बनते हैं। तो लिखिए, ये सब आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आगे सब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले लिखवा देते हैं, फिर आगे से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो आगे लिखिए, उपध्रुवीय पोलर फ्रंट, इसका निर्माण 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे प्राइमरी जेट भी कहते हैं। यह अस्थायी नहीं है। 6 से 7 दिनों का जीवन चक्र अथवा इंडेक्स साइकिल होता है। 6 से 7 दिनों का जीवन चक्र अथवा इंडेक्स साइकिल होता है। अच्छे से बताएंगे इसके बारे में, इंडेक्स साइकिल क्या है। इंडेक्स साइकिल होता है तथा इसका निर्माण ध्रुवीय ठंडी वायु राशि जो ध्रुवीय पूर्वा से संचरित है तथा उपोष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि जो पछुआ से संचरित है के अभिसरण से होता है तथा इस जेट का संबंध चक्रवात जनन की प्रक्रिया से भी संबंधित है। चक्रवातों के केंद्र जहाँ अधिकतम वर्षा होती है वह इस जेट के गर्त के आगे अथवा श्रृंग के नीचे उत्पन्न होता है।
उत्पन्न होता है। इस जेट को रॉसबी तरंग भी कहते हैं। इस जेट को रॉसबी तरंग भी कहते हैं। तथा समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु अथवा मौसमी परिवर्तन में यह जेट रहस्यमयी भूमिका में है। अब इसमें लिखेंगे आगे, ऐसे डालेंगे इंडेक्स साइकिल में लिखेंगे पहला स्टेज फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे स्टेज फर्स्ट। इंडेक्स साइकिल में ऐसे लिखेंगे, इंडेक्स साइकिल लिखेंगे, उसमें लिखेंगे स्टेज फर्स्ट। इसमें लिखेंगे स्टेज फर्स्ट में ठंडी एवं गर्म वायु राशि, ठंडी एवं गर्म वायु लिखिए, ठंडी एवं गर्म वायु 60 से 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर, ठंडी एवं गर्म वायु 60 से 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर अभिसरित होता है। ठंडी एवं गर्म वायु 60 से 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपर अभिसरित होता है, परंतु भौतिक गुणों के अंतर के कारण इनका मिश्रण नहीं होता, तथा स्थैतिक तरंग उत्पन्न होती है। एवं गर्म वायु का संचरण पछुआ कोरियालिस प्रभाव से कायम होता है। 60 से 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर बनने के कारण इसे हाई इंडेक्स फेज कहते हैं। 60 से 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर बनने के कारण इसे हाई इंडेक्स फेज कहते हैं। स्टेज सेकंड में आइए, ऐसे लिखिए स्टेज सेकंड, ये सारे स्टेजेस के बारे में बताए जाएंगे, तो आप पहले लिखिए इसको। स्टेज सेकंड, ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है, तथा गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में जिससे स्थैतिक तरंग में विसर्पण उत्पन्न होता है। ज्ञातव्य है कि ठंडी वायु अधिक सक्रिय होती हैं। इस विसर्पित तरंग को ही रॉसबी वेव कहा जाता है। स्टेज 2 हो गया। अब लिखेंगे हम स्टेज 3, इसको डालिए ऐसे। स्टेज थर्ड में लिखिए ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में लगभग 45 डिग्री अक्षांश तक प्रवेश कर पाती हैं, जबकि गर्म वायु लगभग पूर्वी अक्षांश 65 से 70 डिग्री तक प्रवेश कर पाती हैं। पूर्वी अक्षांश 65 से 70 डिग्री तक प्रवेश कर पाती हैं। फिर इसके आगे लिखिए गर्म वायु से श्रिंग का निर्माण ठंडी वायु से गर्त का निर्माण होता है। इस प्रकार पोलर फ्रंट जेट पूर्णतः विकसित हो जाता है। स्टेज 4 में आइए, लिखिए ऐसे डालिए स्टेज 4। अब स्टेज 4 में लिखिए ठंडी एवं गर्म वायु राशि का पूर्णतः मिश्रण होने से जेट का अंत हो जाता है। ठंडी एवं गर्म वायु राशि का पूर्णतः मिश्रण होने से जेट का अंत हो जाता है, तथा पुनः स्थैतिक तरंग प्राप्त होते हैं जो 40 से 45 डिग्री अक्षांश के ऊपर होंगे। अतः इसे लो इंडेक्स ऑफ जेट कहते हैं। ये हो गया स्टेज 4, आपने लिख लीजिए। अब आप थोड़ा और एक टॉपिक है उसको भी लिख लीजिएगा, फिर आगे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आगे लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। तो
चलिए इसको आगे लेक्चर में लिखवाएंगे और इसके बाद आगे लेक्चर में इसको सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप स्टडी। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक्स। जो भी चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट में लिख दीजिए, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। और ये सारा डायग्राम जो है, डायग्राम का फ़ोटो हम अच्छे से कॉपी में बना के आपको अपलोड कर देंगे, फ़ोटो इसका सारे लेक्चर का। तो इसके लिए भी आप परेशान मत होइए और अच्छे से समझिए, जो भी ना आए वो हमको बता दीजिए, तो हम आपको फिर से समझा देंगे। तो लिखिए और लिखते रहिएगा, क्योंकि लिखने के बाद आप समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और हाँ, काफ़ी फास्ट पढ़ाते हैं, उसका काफ़ी फास्ट लिखाते हैं। उसका रीज़न ये है कि क्या कहते हैं, ज़्यादा एमबी ना हो, जैसे ज़्यादा एमबी अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, तो आप लो स्पीड में करके, आप नेगेटिव स्पीड में करके भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।